शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा संसद में 1 घंटे 51 मिनट 30 सेकंड तक बजट पत्र को पढ़कर एक एक जानकारी पेश की गई। मंडल न्यूज बुलेटिन द्वारा इस पूरी अवधि के दौरान इस बजट को बड़े ध्यान से देखा व सुना गया। साथ ही इस बजट की एक एक बात का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी किया गया और इस पर वित्तीय व कर क्षेत्र के जानकारों की राय भी ली गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस तीसरे बजट में वैक्सीन, चुनाव और किसानों पर मुख्य तौर पर फोकस रहा। साथ ही इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब को जस का तस रखा गया और आयकर का कोई भी स्लैब न बदला गया, न इसमें किसी तरह की छूट दी गई। वहीं इस बजट में पेट्रोल पर ₹2.50 और डीजल पर ₹4 का कृषि शेष कल से ही लागू करने की बात कही गई। इस बजट से जहां एक और कॉरपोरेट जगत काफ़ी खुश हुआ है और शेयर बाजार में जबरदस्त बम दिखाई दे रही है, वहीं मध्यम वर्ग को कोई खास उपहार या राहत नहीं मिली है। हालांकि व्यक्तिगत आयकर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बजट के मुताबिक सोना और चांदी सस्ते होंगे, वहीं मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे, लेकिन देश में अब पहले से ज़्यादा फ़ोन बनेंगे। इसके अलावा सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ब्याज टैक्स लगाया जाएगा। कोरोना काल से जूझ रहे देश के लिए कोरोना की संक्रामक महामारी के मद्देनज़र इस बजट में स्वास्थ्य बजट को 137% बढ़ाया गया है और कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यद्यपि इस बजट में आम करदाता के लिए कुछ खास नया नहीं है और आयकर के स्लैब को नहीं बदला गया है, लेकिन 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न फाइल से छूट दी गई है। वहीं अब आयकर से संबंधित 3 साल पुराने मामलों में ही रीअसेसमेंट हो सकेगा। इससे पहले 6 साल पुराने मामलों में रीअसेसमेंट किए जाने का प्रावधान था। इसे काफ़ी हद तक व्यापार जगत के लिए राहत माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ने से वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने की बात इस बजट में कही गई है, लेकिन किसानों की आमदनी और रोजगार का मुद्दा इस बजट में फिर कहीं पीछे छूट गया है। कर्ज लेकर मकान खरीदने वालों के लिए इस बजट में नया कुछ नहीं है। वहीं टैक्स में 1.5 लाख रुपए की छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इस बजट में किसी भी नई ट्रेन को लेकर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। साथ ही यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बजट में काफ़ी हद तक चुनाव का असर देखा गया, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व असम के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वहीं इस बजट की वजह से कल से शराब काफ़ी महंगी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने बजट में शराब पर 100% का एग्रो इन्फा सेस लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता पढ़कर इस बजट की शुरुआत की और अगले 1 घंटे 51 मिनट 30 सेकंड तक बजट पत्र को पढ़कर एक एक जानकारी पेश की। Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made in India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. इस बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता व सांसद राहुल गांधी लोकसभा में पूरा समय सिर पर हाथ रखे बैठे दिखाई दिए। साथ ही बजट पेश हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई लोगों ने सोचा था कि सरकार द्वारा आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाला जाएगा, लेकिन उनकी सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम किया और आम करदाताओं पर किसी तरह का कोई बोझ न डालते हुए अन्य स्रोतों से सरकार की आय को बढ़ाने पर पूरा जोर दिया। इस बजट को लेकर
मंडल न्यूज़ बुलेटिन ने अमरावती शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्यों सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए जानना चाहा कि इस बजट को लेकर वे क्या सोचते हैं और यह बजट उनकी नज़र में किस तरह का है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट नहीं बल्कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों के लिए तो बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं, लेकिन पूरे देश में सबसे अधिक रोजगार और टैक्स देने वाले मुंबई शहर व महाराष्ट्र राज्य के लिए इस बजट में किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। आजचं सेंट्रलचं बजेट म्हणजे नुसतं स्वप्न दाखवण्याचं काम आहे। नेहमीप्रमाणे आता सुद्धा त्यांनी तेच केलेलं आहे। सांगायसाठी तर हे डिजिटल बजेट, पेपरलेस बजेट असं त्यांनी सांगितलं, पण ते चॉकलेटचं रॅपर ओरिजिनल आणि आतमध्ये डुप्लिकेट असं अशी सगळी यांची भानगड मला दिसते आहे। खऱ्या अर्थानं या बजेटमध्ये काहीच नाही आहे। अशी अपेक्षा होती की लस आपल्याला मोफत मिळेल अशी तरी घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती की मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार निर्मितीचे जे स्वप्न मोदीजींनी दाखवले ते तरी पूर्ण होतील। या ठिकाणी महिलांसाठी आणि बालकांसाठी देखील काहीच नाही आहे। मुंबई आणि महाराष्ट्राला तर खूप मोठा एक शून्य मिळालेला आहे। मुंबई हे हायेस्ट टॅक्स पेईंग सेक्शन आहे या देशाचं आणि मुंबईसाठी तर मुंबईच्या घोषणा पण नाही, मुंबईचा उल्लेखही नाही। या ठिकाणी खरं शशी थरूरनी अगदी व्यवस्थित डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे की एखाद्या मेकॅनिकला जर ब्रेक दुरुस्त करता आला नाही तर तो असं सांगेल की मला ब्रेक दुरुस्त करता येत नाही म्हणून मी तुमच्या हॉर्नचा आवाज वाढवतोय। असंच हे बजेट आहे। जिले की सांसद तथा केंद्रीय वित्त समिति की सदस्य नवनीत राणा ने बजट को सबके लिए राहतकारी बताते हुए कहा कि इस बजट से सबका साथ सबका विकास की संकल्पना साकार होगी और इस बजट में उनके द्वारा अमरावती जिले हेतु सुझाए गए कई सुझावों को मान्य किया गया है, जिससे अमरावती जिले में कई नई योजनाएं शुरू होंगी और इससे अमरावती जिले का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। साथ ही जिले व राज्य के सभी घटकों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा। इसके अलावा इस बजट में देश के विभिन्न हिस्सों के विकास पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। वहीं पूर्व सांसद अनंत गुड़े के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने इस बजट के जरिए देश की जनता को निराश किया है। कोविड काल के दौरान वित्त मंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की थी और किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद घोषित की गई थी, जिसे लेकर इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु के लिए भरपूर आर्थिक पैकेज इस बजट में दिए गए हैं। ऐसे में इसे चुनावी बजट ही कहा जा सकता है। इसके अलावा अमरावती की स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने भी चुनाव वाले राज्यों के लिए बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं किए जाने की बात कहते हुए कहा कि इस बजट में जिस तरह से पेट्रोल व डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है उससे ईंधन दर वृद्धि में जबरदस्त इजाफा होगा, जिसका सीधा असर महंगाई के रूप में दिखाई देगा। इसी तरह असंगठित कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसे लेकर उद्योग क्षेत्र से मिल रही प्रतिक्रियाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। साथ ही विधायक खोड़के ने स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति योजना के लिए बजट में महाराष्ट्र की अनदेखी किए जाने पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके अलावा अमरावती के पूर्व पालक मंत्री व पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने इस बजट को बेहद शानदार व बेहतरीन बताते हुए कहा कि इस बजट में समूचे देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर खासा ध्यान दिया गया है। साथ ही सरकार द्वारा किसानों की आय में 2 गुना वृद्धि किए जाने का संकल्प व्यक्त करने के साथ ही यह भी बताया गया है कि सन 2013-2014 से लेकर अब तक गेहूं, चावल व दाल को लेकर किसानों के लिए कितनी मदद दी जा चुकी है, इसकी जानकारी सिलसिलेवार ढंग से इस बजट के समय दी गई है। वहीं इस वर्ष भले ही कोरोना को लेकर विकास दर काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है, लेकिन आगामी वर्ष 2022 में विकास दर को 11% रखने हेतु इस बजट में अभी से ही इस बजट में मजबूत जमीन तैयार कर ली गई है, जिसके परिणाम आगामी 6-7 माह के दौरान दिखाई दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी के मुताबिक इस बजट को कोविड के अंधकार से प्रगति के प्रकाश की ओर ले जाने वाला और आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट कहा जा सकता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में कई क्रांतिकारी व बुनियादी बदलाव लाने वाले निर्णय लेते हुए स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 150 गुना अधिक निधि का प्रावधान किया गया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में 74,000 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है,
जिससे अब ग्रामीण इलाकों के लोगों को इलाज के लिए शहरों की ओर नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे व भूतल परिवहन के लिए भी कई बड़े प्रकल्पों की घोषणा की गई है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। साथ ही किसानों के लिए जिस तरह अलग से एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड बनाने और निधि का प्रावधान करने की घोषणा की गई है, उससे खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। वहीं 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने से युवाओं व किशोरों को देश के स्वाभिमान के तहत जोड़ा जा सकेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील वराडे ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में देश के किसानों और आम नागरिकों के लिए कोई राहत वाली बात नहीं रही। उम्मीद की जा रही थी कि किसान आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर कुछ राहत वाली घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में इस बजट को निराशाजनक तथा किसानों व गरीबों का विरोधी कहा जा सकता है। अमरावती महानगर पालिका के महापौर चेतन गावंडे के मुताबिक इस बजट से देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत होगी और यह बजट देश को वैश्विक महासत्ता बनाने की ओर ले जाएगा। साथ ही इस बजट की वजह से समाज के हर वर्ग के बीच संतुलन साधा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक बेहद प्रभावी बजट पेश किया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तत्व पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों व युवाओं जैसे प्रत्येक घटक का ध्यान रखा गया है। वहीं दूसरी ओर अमरावती महानगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश जैन के मुताबिक यह बजट अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन इस बजट की वजह से महंगाई कुछ हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि पेट्रोल व डीजल पर कर में बढ़ोतरी किए जाने से इसका सीधा असर वस्तुओं की दरें बढ़ने पर पड़ेगा। इसी तरह मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स व विदेशी कपड़ों को भी महंगा किया गया है। लेकिन इस बजट में अच्छी बात यह है कि सस्ते घरों पर करों में 1 साल तक छूट बढ़ाई गई है और टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। साथ ही अब 6 वर्ष की बजाय 3 वर्ष पुराने आयकर मामलों का ही असेसमेंट होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि किसान कर्ज राशि के लिए 16.5 लाख करोड़ तक का प्रावधान किया गया है और कृषि उपज पर MSP को 1.5 गुना बढ़ाया गया है। ऐसे में यह बजट अपने आप में शानदार है। वहीं अमरावती होलसेल ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सोमानी के मुताबिक टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी वे सब धरी की धरी रह गई हैं। साथ ही मजदूर नेता चंद्रकांत खांजोड़े के मुताबिक इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है और देशवासियों हेतु कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसा करते हुए केंद्र सरकार ने देशवासियों के स्वास्थ्य हेतु अपनी फिक्र व सजगता दिखाई है। साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु वाले सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स के दायरे से मुक्त किया है। ऐसे में इस बजट को स्वागत योग्य कहा जाना चाहिए। वहीं अमरावती के ख्यातनाम आराधना ग्रुप व देवी इंफ्रा के संचालक पूरन हबलानी के मुताबिक इस बजट में केंद्र सरकार ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय दिया है। इस बजट में जिस तरह से समाज के सभी वर्गों के लिए संतुलन बनाते हुए प्रावधान किए गए हैं, उससे आने वाले वक्त में व्यापार, व्यवसाय व उद्योगों को निश्चित तौर पर गति मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यद्यपि इस बजट में आयकर के स्लैब को लेकर कोई विशेष बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से टैक्स ऑडिट की सीमा को आगे बढ़ाया गया है और पुराने मामलों के असेसमेंट की अवधि को घटाया गया है, उससे व्यापारी वर्गों को काफ़ी राहत मिलेगी। अमरावती महानगर पालिका की पूर्व उप महापौर पार्षद संध्या टिकले के मुताबिक कोरोना काल के बाद अपेक्षा व्यक्त की जा रही थी कि सरकार द्वारा सर्वसामान्य लोगों पर करों का बोझ डाला जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान सरकारी तिजोरी लगभग खाली हो गई थी और सरकार पर खर्च का बोझ काफ़ी अधिक बढ़ गया था। लेकिन अपेक्षा से विपरीत सरकार ने किसी पर भी करों का बोझ नहीं बढ़ाया, बल्कि महिलाओं, युवाओं व किसानों सहित असंगठित कामगारों के जीवन में बदलाव लाने वाला बजट पेश किया है। इस बजट में जहां एक ओर सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया है, वहीं बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ देश की शिक्षा व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है। इन सबके अलावा इस केंद्रीय बजट पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रगतिशील व व्यापक आर्थिक दस्तावेज है, जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही अपने प्रावधानों से देश भर के व्यापारियों को व्यापार करने की और अधिक सुविधा प्रदान करेगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक देश के वरिष्ठ नागरिकों को कर के बोझ से राहत देना व स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत विकास को सुनिश्चित करना इस बजट की मुख्य विशेषता है और इस बार के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे यह बजट और भी अधिक प्रभावी बन गया है। लेकिन इस बजट में भारत के खुदरा व्यापार के लिए कोई समर्थन नीति घोषित नहीं की गई है, जबकि खुदरा व्यापार में सालाना 80 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार होता है और इस सेक्टर के जरिए देश में लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ऐसे में वित्त मंत्री द्वारा बजट में खुदरा व्यापार क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जाना अपेक्षित था।
सोमवार 1 फरवरी की सुबह जिस वक्त देश की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश का आम बजट पेश किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त सातुरना परिसर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट भवन में अमरावती सीए ब्रांच द्वारा बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे पहले सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टीवी पर प्रसारित हो रहे बजट के सीधे प्रसारण को देखा, जिसके बाद बजट के मुख्य बिंदुओं पर अपने अपने विचार रखे। अमरावती सीए ब्रांच के अध्यक्ष विपुल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस परिचर्चा में शहर के अनेकों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हिस्सा लिया। साथ ही इस समय अमरावती शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ बातचीत करते हुए इस बजट को लेकर अपनी विशेषज्ञ राय भी रखी। Economic survey is a document of Ministry of Finance, Government of India. The Department of Economic Affairs and Ministry of Finance, they together prepare this document, and it is just before the budget exercise and under the guidance of the Chief Economic Advisor. What this document gives is the Ministry's view on the state of economy of the country. The Ministry reviews the developments in the Indian economy and the past financial year, and this document summarizes the performance of major development programs. So many a times if some development program is not working on which outlay has been made in the last budget, then this chief economic advisor may say in the economic survey these programs should be withdrawn or this program is not effective, and the government may implement that suggestion. अमरावती सीए ब्रांच के अध्यक्ष सीए विपुल पटेल के मुताबिक सूचना क्रांति के बाद यह देश का पहला डिजिटल बजट रहा, जिसमें पूरा फोकस खेती किसानी व पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया, जिससे बाजार में प्रत्यक्ष निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पहला ऐसा बजट है जो कम्प्लीटली एक डिजिटलाइज फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है, उसको छोड़कर, और इस बजट में स्पेशल फोकस एग्री क्रेडिट को भी दिया हुआ है, और अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी जोर दिया हुआ है, जो एक पॉजिटिव साइन है। एक मार्केट में पैसा लाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है ये, और उसको छोड़कर सीनियर सिटीजन करदाताओं के लिए भी स्पेशल एक छूट दी हुई है, और काफ़ी सारे डायरेक्ट टैक्स में भी एक सुधार के रिफॉर्म्स लाए हुए हैं। वहीं अमरावती सीए ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीए डी खंडेलवाल के मुताबिक इस बजट में प्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई विशेष बदलाव नहीं किए गए हैं, जिससे बजट के बाद आम लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने जा रहा। बजट ठीक रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। आम लोगों के लिए जो एटीसी और जो लिमिट बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी, लेकिन बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, और इनकम टैक्स में प्रोसीजर पार्ट, कंपनी लॉ में प्रोसीजर पार्ट बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे बहुत सारा बजट अलॉट किया है। अभी हम बजट और अच्छे से पढ़ेंगे, बजट बैलेंस है, ठीक है बजट। इसके अलावा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मुंदड़ा के मुताबिक आज के बजट में जनता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे खासे फंड का ऐलान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन योजना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र व इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया गया है। वहीं आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही देश भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर इस बजट में कई अच्छे निर्णय लिए गए हैं। साथ ही शहर के कर विशेषज्ञ एडवोकेट विजय बोथरा के मुताबिक इस बजट के तहत प्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है और आम करदाताओं पर कोई भी बोझ नहीं डाला गया है। वहीं 75 वर्ष से अधिक आयु वाले सुपर सीनियर सिटीजन्स को करों के दायरे से पूरी तरह बाहर रखते हुए उन्हें एक तरह से जबरदस्त राहत दी गई है। कोरोना महामारी काल के दौरान जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, उन्हें बेहतरीन कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कोरोना व लॉकडाउन जैसी समस्याओं से जूझने के बाद इस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को गतिमान करने का शानदार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सीए रतन शर्मा के मुताबिक कोविड काल के दौरान बुरी तरह से चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को उबारने हेतु युद्ध स्तर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे इस बजट में कहीं पर भी नजर नहीं आए। पूर्व में पेश किए गए बजट की तरह ही यह बजट रहा। इसमें आम आदमी को आयकर में किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिली है। वहीं जीएसटी में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही सीए प्रकाश वार्दे के मुताबिक वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021-2022 का बजट पेश किए जाते ही शेयर बाजार में अच्छा खासा उछाल देखने मिला, जिससे उम्मीद है कि इकोनॉमी में शानदार रिकवरी होगी और हर क्षेत्र में बेहतरीन बढ़ोतरी होगी। इस बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के साथ सेस लगाया गया है। इससे भारतीय उत्पादों की खपत बढ़ेगी और कृषि उत्पादों व औद्योगिक उत्पादों को अच्छा भाव मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, जिससे जीडीपी में बढ़ोतरी होना संभव है। सीए नीलेश लाठिया के मुताबिक कोविड जैसी महामारी काल के दौरान इस समय भारत सहित पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है। ऐसे में सभी क्षेत्रों व घटकों के बीच बेहतरीन संतुलन बनाते हुए सभी सेक्टरों को गतिमान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकासपूरक बजट बनाया गया है, जिससे मूलभूत सुविधाओं, कृषि, शिक्षा, गृह निर्माण व बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा काम होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है
कि जहां एक और वैश्विक अर्थव्यवस्था काफ़ी सुस्त है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 7 से 8% की वृद्धि हो। साथ ही सीए महेश लड्डा के मुताबिक इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी घटकों का ध्यान रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में मूलभूत सुधार, रेल व भूतल परिवहन के साथ किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड व ई मंडी शुरू करने के साथ ही बढ़ते हुए एनपीए के मद्देनजर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी व एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बढ़ाने, इंश्योरेंस को बढ़ावा देने, एफडीआई की लिमिट बढ़ाने, अगली जनगणना के लिए डिजिटल माध्यम का प्रावधान करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता पर नए कर का कोई बोझ नहीं डाला गया है। ऐसे में इस बजट को स्वागत योग्य बजट कहा जा सकता है। सीए केशव कालानी के मुताबिक इस बजट में छोटे व्यापारियों को वन मैन कंपनी के रूप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो सभी छोटे व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद अवसर साबित होगा। अमरावती में बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं जो अभी तक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ बढ़े नहीं हैं। इस बार गवर्नमेंट ने स्मॉल कंपनीज और जो एलएलपी है और जो 1% कंपनी होती है उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी के अमरावती के छोटे व्यापारी है उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड में 1% कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अमरावती घर को प्रोवाइड कर सकता है। सीए विष्णु सोनी के मुताबिक इस समय पूरा देश कोविड जैसी संक्रामक महामारी के कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे कठिन हालात के बीच भी सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने वाला बेहतरीन बजट पेश किया है। वो कोविड के सिचुएशन में देखते हुए बहुत ही अच्छा बजट है। कुछ चीज़ें जो ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इतने कठिन स्थिति में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैडम ने पैसा अलॉट किया, हेल्थ सेक्टर के लिए अलॉट किया, काफ़ी अच्छा किया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया, वो भी एक सराहनीय है कि भाई सबको लगा था कि कोविड सेस या कोई तो भी हेल्थ सेस लगेगा, वो भी मैडम ने नहीं बनाया। काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है मैडम। सीए ब्रजेश फाफड़ के मुताबिक इस बजट से देश के औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलेगी, साथ ही व्यापार व्यवसाय करने में आसानी होगी। जो बजट जो है सभी इंडस्ट्री को बूस्टअप करने वाला है, ट्रांसपेरेंट है और आने वाले दिनों में इन कठिन परिस्थितियों में जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बिज़नेस को इजी हो, सारी चीज़ों में कंप्लायंसेस कम से कम हो, इसका पूरा ध्यान रखा है। बजट 318 बनने का है, वो पूरा पढ़ते और सारी चीज़ें क्लियर होते समय लगेगा, लेकिन जो ऊपर से जो लगता है वो ये है कि ये व्यापार में ज़्यादा लिक्विडिटी लाने वाला बजट है। सीए पवन जाजू के मुताबिक इस बजट में आम करदाताओं के लिए कोई विशेष बदलाव नहीं किए गए, लेकिन कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए इसमें काफ़ी कुछ गुंजाइश देखी जा रही है। ये जो बजट है एक कॉरपोरेट ओरिएंटेड थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट के हिसाब से इसमें बहुत सारे चेंजेस है। डायरेक्ट टैक्सेस चेंजेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस है, जीएसटी के बहुत सारे चेंजेस है। उसके बाद में जो हाउसिंग लोन, नया हाउसिंग लोन की जो सुविधा थी कि एडिशनल डिडक्शन जो 1.5 लाख का था वो इस बार 2022 तक के बढ़ाया गया है। सीए आदित्य खंडेलवाल के मुताबिक इस बजट में सभी सेक्टरों पर समसमान रूप से ध्यान दिया गया है और सरकार ने टैक्स बढ़ाने की बजाय अन्य स्रोतों से अपनी आय बढ़ाने को लेकर प्रयास करने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई है। बहुत सारे सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी के, उसके ऊपर काफ़ी बढ़ाया है। स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए जैसे रोड वगैरह का डेवलपमेंट पे काफ़ी एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कुछ किया है। इसको सोर्स करने के लिए सरकार ने लोन लेने का प्रबंध किया है। साथ ही में ये देखेंगे कि जो बजट को फंडिंग है, फंडिंग टैक्सेस बढ़ाने से ज़्यादा फंडिंग किया है डिसइन्वेस्टमेंट से, और जो रुके हुए यूनिट्स थे सरकारी, उन रुके हुए यूनिट्स को वापस ऑपरेशनलाइज करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की। ज़्यादा टैक्सेस को बढ़ा के रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश नहीं किया है। तो इस प्रकार तो ये अच्छा बजट है। सीए श्रुति सारडा के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट से नए स्टार्टअप व ई ओपनिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। आज का जो यूनियन बजट है वो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड और हेल्थ सेक्टर को ध्यान में रखते हुए दिख रहा है। इसमें स्टार्टअप्स को काफ़ी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स में कुछ अच्छे चेंजेस किए हैं, जैसे कि री ओपनिंग ऑफ असेसमेंट का ड्यूरेशन 3 इयर्स पे लाया गया है।
सीए गोविंद कलंत्री के मुताबिक इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर व हेल्थ केयर जैसे विषयों पर सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया गया है। और इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को दरकिनार करते हुए एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। और इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में देखें तो सीनियर सिटीजन्स जो 75 इयर्स अबव एज है उन लोगों को इनकम टैक्स कंप्लायंस में कुछ फ़ायदा मिला है। मतलब उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। अगर सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है तो टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। सीए सुनील सलामपुरिया के मुताबिक इस बजट में आम करदाताओं को काफ़ी हद तक राहत मिलती नजर आ रही है और उम्मीद है कि इससे बीमा क्षेत्र को भी प्रोत्साहन व बढ़ावा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें वेस्ट बंगाल के साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह को काफ़ी कुछ पैकेजेस मिले हुए हैं। बाकी ओवरऑल जो बजट है उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स जो सैलरी और जिनकी इंटरेस्ट इनकम है सिर्फ उनको एग्जाम कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न कोई भरने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। और एक अपने जो गवर्नमेंट ने जो किया डिसइन्वेस्टमेंट किया है, जैसा कि पहले 49% था जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में, अब 74% तक के कर दिया है उसमें। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो NRI वगैरह है उनके लिए भी एक अच्छी पॉलिसी डाला है। जैसा सिंगल वन मैन कंपनी आती है तो अभी तक के सिर्फ इंडियन ही उसमें फॉर्म कर सकते थे वन मैन कंपनी। अब उसके अंदर फॉरेनर यानी NRI जो रहेंगे अपने इंडियन जो रेसिडेंट वो अपने वापस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल ये बजट एक बहुत अच्छा वेलकमिंग बजट है। सीए श्रेणिक बोथरा के मुताबिक इस बजट को भारत का पहला डिजिटल व ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है। बजट जो है वह ऐतिहासिक बजट है। आज़ाद भारत में सबसे पहली बार डिजिटल बजट के रूप में देखा जाएगा। इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने ज़्यादा ध्यान खर्चे पे दिया है और फिस्कल डेफिसिट जो है उसे दरकिनार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस पे इनने ध्यान रखा है। डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सीनियर सिटीज़न के लिए लाभ दिया है, जो पेंशन इनकम जिनकी है उनको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। और कस्टम ड्यूटी कुछ चीज़ों पे बढ़ाई है। ज़्यादा ध्यान इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में था। और बजट एवरेज रूप से जो स्टेट्स में इलेक्शन है उनको ज़्यादा सहूलियत दी है, तो इसे इलेक्शन बजट भी कहा जा सकता है। साथ ही सीए वैशाली भट्टड़ के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सभी वर्गों व घटकों की आशाओं व अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एक बेहतरीन बजट पेश किया है जो मौजूदा समय की ज़रूरत है। इस बजट में देश के विकास एवं विकास दर को गतिमान करने के हिसाब से तमाम आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही जहां तक संभव हो सका वहां तक आम करदाताओं को करों के बोझ से दूर रखा गया है। इसके अलावा देश में स्टार्टअप व 1% कंपनी बनाने को लेकर भी बेहद अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।